बच्चों आज हम देखते हैं कक्षा 12 भूगोल की जो हमारी दूसरी पुस्तक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसका अध्याय 6 लेंगे जिसका टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। अब हम भारत के संदर्भ में भी देखेंगे कि जल संसाधन है क्या। सबसे पहले हम जल वाटर या पानी के बारे में जानते हैं। जल जो है बच्चों एक चक्रीय संसाधन है। हमारी पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पानी के भंडार है। पानी के भंडार मतलब प्रचुर मात्रा में पानी पाया जाता है, जिसे हम जलमंडल के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। पृथ्वी के जो है 71% भाग पर जल पाया जाता है और 29% पर स्थल पाया जाता है। अब बच्चों जो 71% जल पाया जाता है उसमें भी उस जल का जो संपूर्ण जल है उसका 97% जल जो है वो है खारा जल है, जो पीने योग्य नहीं होता है। हमारे जो पीने योग्य जल होता है वो सिर्फ कितना है, 3% पीने योग्य है। अब ये जो पीने योग्य पानी है ये भी क्या है, स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। मतलब कई क्षेत्रों में तुम्हें पीने योग्य जल की प्राप्ति हो जाएगी और किन्हीं क्षेत्रों में क्या है, पीने योग्य जल बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। हम इसमें सबसे पहले देखेंगे भारत के जल संसाधन। भारत के जल संसाधन यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए, कहाँ की, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चों जो भारत की आधी से अधिक जनसंख्या है वो कृषि कार्यों पर निर्भर है। सिंचित क्षेत्र का जो अधिकतर जो हिस्सा है वो नलकूपों द्वारा सिंचित किया जाता है और भारत विश्व का सबसे बड़ा जल भू उपयोगकर्ता भी है। भारत देश में एक वर्ष में जल की जो कुल मात्रा है, मतलब एक वर्ष में जितनी बारिश हुई उससे जो हमें पानी प्राप्त हुआ उसकी कुल मात्रा 4000 घन किलोमीटर है। अब ये वर्षा भी हर साल क्या होती है, जलवायु मौसम के अकॉर्डिंग बदलते रहती है। किसी साल बहुत अधिक वर्षा हो जाती है और किसी साल बहुत कम वर्षा हो जाती है। तो पानी के भी जो लेवल है, जो पानी हमें मिलता है वो क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। हमारे भारत के जो प्रमुख जल संसाधन है वो है एक धरातलीय जल संसाधन, दूसरा है भौम जल संसाधन। जल संसाधन के जो प्रमुख तत्व हैं बच्चों वो है नदियां हैं, झीलें, सरिताएं, तालाब, तलैया आदि जो हैं ये धरातलीय जल संसाधन के तत्व हैं। हमारे देश में कुल नदियां और उनकी सहायक नदियों को मिलाकर जो लगभग नदियों की संख्या है वो 10,360 के लगभग हमारे भारत में जो है नदियां पाई जाती हैं। धरातलीय जल का जो अधिकतर हिस्सा है वो मीठा जल है। मीठा जल मतलब जो पीने योग्य है। उसके बाद हमारा है भौम जल संसाधन। भौम मतलब भूमि के अंदर। भौम जल संसाधन के अंतर्गत पृथ्वी की सतह के अंदर या सतह के नीचे जल का वितरण, संचालन और आकार कितना है उसका अध्ययन किया जाता है। देश में कुल जो भौम जल संसाधन है बच्चों लगभग 432 लगभग क्या है 432 घन किलोमीटर है। कौन सा, भौम जल संसाधन। जल संसाधनों का लगभग जो है 46% जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। जो धरातलीय जल संसाधन है और भौम जल संसाधन है इसकी निकासी हमारे भारत में किस रूप में, आप देखिए धरातलीय जल संसाधनों का प्रतिशत है वो कृषि में 89%, 89% जो है धरातलीय जल संसाधनों का उपयोग किया जाता है। उद्योग में इसका 2% ही भाग है, किसका, जो धरातलीय जल संसाधन है। और घरेलू जो हिस्सेदारी है इसकी 9% है, किसकी, धरातलीय जल संसाधन। वहीं हम भौम जल संसाधन देखते हैं। भौम जल संसाधन की जो निकासी है वो कृषि में अधिक है। आपने देखा होगा जो पंजाब, ये हरियाणा, यहाँ के जो कृषि के जो खेत हैं जो सिंचाई की जाती है अक्सर वो भौम जल संसाधनों के माध्यम से की जाती है। यहाँ खेतों में बड़े बड़े क्या लगा रखे हैं, पंप लगा रखे हैं, जो समर पंप, टुल्लू पंप होते हैं। वो पंप के सारे पानी निकाला जाता है, उन्हीं से सिंचाई की जाती है। तो उसका सबसे ज़्यादा भाग कृषि में है, 92% है। और घरेलू हिस्सेदारी देखिए धरातलीय में 9% था, वहीं भौम जल में घरेलू हिस्सेदारी इसकी केवल 3% भाग ही है। उद्योगों में इसका 5% भाग है, किसका, भौम जल का। अब इसके बाद जो हमारे इसमें इम्पोर्टेंट है वो है लेगुन और पश्चित जल। सबसे पहले जानेंगे लेगुन है क्या।
तो जैसे आप लोगों को पता है भारत की जो तट रेखा है, तट रेखा यहाँ क्या है, अधिकतर ये समुद्री तटीय एरिया है। अब जैसे आप यहाँ पर से गुजरात वाला हिस्सा देखेंगे, कुछ कुछ राज्य हमारे ऐसे हैं भारत के जिनके जो तट रेखा है दंतुरित है, मतलब कटे फटे वाले है। आप यहीं से गुजरात को ले लीजिए और यहीं से क्या है आंध्र प्रदेश वगैरह, और यहाँ से तमिलनाडु केरल वगैरह, ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनकी तट रेखा क्या है, कटी फटी है। तो इन कटी फटी तट रेखाओं के कारण समुद्र का जो पानी है बच्चों, वो कभी कभार फोर्स से क्या होता है, अंदर भागों तक आ जाता है। अंदर भागों में आने के कारण वहाँ पानी आते आते बहुत बड़ा जलाशय, तालाब जैसा बन जाता है। अब उस जलाशय का जो जलाशय, इसी को क्या कहते हैं हम, लेगुन कहते हैं। अब इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, जो जलाशय का उपयोग है मत्स्य पालन के लिए, चावल की कुछ अन्य किस्में हैं जो स्पेशल होंगी, खारे पानी की होगी, उनके लिए, नारियल के पेड़ों के लिए और सिंचाई के लिए इन लेगुनों का जो लेगुन है इनका उपयोग किया जाता है। बात देखते हैं हम भारत में जल की मांग और उपयोग। बच्चों आप जानते हैं भारत जो है एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या है वो कृषि कार्यों पर निर्भर रहती है। ये पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के साथ साथ जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके विकास पर भी तीव्र जोर दिया गया। उस समय हमारे जो प्रमुख थे भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, नागार्जुन सागर और इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत की गई। वर्तमान समय में जल की जो अत्यधिक मांग है वो सिंचाई संसाधनों के लिए है। देखा होगा कि जो धरातली जल संसाधन है और भौम जल संसाधन है उनका भी अधिकतर उपयोग जो हुआ था वो कृषि संसाधनों में ही हुआ था। के लिए जल की मांग, अब बच्चों आप लोग जानते हैं कि मैंने पहले भी बताया था कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। हमारी भारत की जो कृषि है वो हमेशा क्या है, मानसून पर निर्भर रहती है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में क्या सीढ़ीदार खेती होने के कारण अधिक अच्छे से सिंचाई नहीं की हो पाती है। जैसे मैदानी क्षेत्रों में तो हम क्या है भौम जल संसाधनों के द्वारा वहाँ सिंचाई कर लेते हैं पंपों से, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की जो सिंचाई होती है वहाँ क्या होता है वो पूरा हम उसमें सींच तो सकते हैं नहीं। अगर आप एक खेत भी सींचेंगे तो उसका पानी क्या नीचे को बहते रहता है सीढ़ीदार होने के कारण। वहाँ सिंचाई जो है प्रमुख रूप से वर्षा पर ही निर्भर रहती है। जैसे हमारे फसल है चावल, जो धान की खेती होती है उसमें तो अधिक मात्रा में पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपने देखा होगा जो हम चावल की जो फसल करते हैं वो अधिकतर क्या कहते हैं बरसात के टाइम में ही करते हैं। क्या होता है उससे पानी भी हम लोगों को मानसून के समय में जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसके सहारे मिल जाता है। बाद हम आगे देखते हैं संभावित जल समस्या की जो समस्याएं हैं। जो जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता है वो वर्तमान समय में धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योग धंधे बन रहे हैं, तो उद्योग में क्या है जल की जो पीने योग्य जल है उसका भी अधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है। वो भी क्या हो रहा है उससे दूषित हो रहा है। उपयोगी जल संसाधन की उपलब्धता है वो और सीमित होती जा रही, मतलब कम होती जा रही है। जल के गुणों का ह्रास का तात्पर्य जल की शुद्धता से है। विषैले पदार्थ या कीटनाशक पदार्थ या कोई तेल रिसाव इत्यादि क्या होता है जल में घुल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं जल के गुणों का ह्रास कर देते हैं, उसको और अधिक विषाक्त या विषैली बना देते हैं। पदार्थों का जल में घुलना उनके जल के गुणों में क्या कर ला देते हैं, कमी ला देते हैं। कभी कभी ये इतने विषाक्त होते हैं कि ये जो भौम जल संसाधन है वहाँ उतने धरातल के उतने अंदर गहराई तक भी पहुँच जाते हैं, और जो हम फिर उन धरातल का जो पानी भौम जल संसाधन है चाहे हैंडपम्प के माध्यम से निकाले और किसी माध्यम से, वो भी क्या हो जाता है विषाक्त हो जाता है। अब इन सभी का हम क्या कर सकते हैं, जल संरक्षण और प्रबंधन कर सकते हैं। अब जल संरक्षण और प्रबंधन किन तरीकों से कर सकते हैं, उसके लिए हमें जल प्रदूषण का निवारण करना पड़ेगा, जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग करना पड़ेगा, रिसाइकिल, जल संभल प्रबंधन और वर्षा जल संग्रहण। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जल प्रदूषण का निवारण। प्रदूषण का जो निवारण है इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं। जैसे आप गंगा नदी को ले लीजिए। गंगा नदी गोमुख से निकलती है, गोमुख उत्तराखंड में। जब वो गोमुख से निकलती है वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है, और देवप्रयाग में आने के बाद वहाँ से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अब गंगा नदी क्या है, जब पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही है उस समय वो क्या करती है,
वहाँ पर जनसंख्या का क्या, एक तो बसाव भी एकदम अत्यंत कम है। तो उन क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ पे हमें कोई भी नदी अधिकतर जो है साफ और स्वच्छ उसमें दिखाई देती है, साफ और स्वच्छ एकदम प्रदूषण रहित होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो मैदानों में प्रवेश करती है, ऋषिकेश हरिद्वार से आगे जब इलाहाबाद यूपी तक पहुँचती है, वो जगह जगह क्या उनमें फिर जिस प्रकार से जनसंख्या वाले एरिया में, राज्यों में वो पहुँचती है, वो दूषित होती चली जा रही है। अब आपने सुना भी हुआ कि जो गंगा नदी को साफ करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और काफ़ी लोग हैं जो गंगा नदी को जो साफ करने के लिए उसके लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। अब उसमें हम क्या करें, या तो उद्योगों का जो गंदा पदार्थ होता है, विषैला कुछ भी, वो नदियों में ना डालें, नदियों में कपड़े अपड़े धोना बंद करें, गांव भैंसों को नहलाना इत्यादि हम अगर रोक सकते तो हम लोग क्या करते थे, जल प्रदूषण का निवारण हम स्वयं कर सकते हैं। अब वर्तमान समय में आपने देखा होगा अधिकतर क्या न्यूज़पेपरों में क्या समाचार में बताया जा रहा है, जो ये कोरोना वायरस चलता है इसके तहत लॉकडाउन चल रहा था, उस समय क्या होता है, सब जगह लॉकडाउन होने के कारण कोई भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो देश की जो अधिकांश नदी है, जैसे यमुना नदी का जल, इससे आजकल वहाँ की जल जो है इतना साफ हो गया है कि उसके नीचे जो पत्थर है, मछलियाँ तैरी, वो तब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। गंगा नदी भी, जिसमें इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अब उसमें क्या है, कोई भी मानव क्रियाकलाप नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, एकदम स्वच्छ हो गई है। मतलब जल प्रदूषण का निवारण हम कहने का अर्थ है कि हम स्वयं से कर सकते हैं। उसके बाद है जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग के तौर पर समझ सकते हैं। कोई जल जिसको हमने एक बार यूज़ कर लिया है, उसको हम दोबारा यूज़ करें तो जल का पुनः चक्र पुनः उपयोग कहलाता है। जैसे हम अक्सर क्या करते हैं, अपने बाथरूम में, किचन में जो पानी आता है कपड़े वपड़े धोए के, उनको हम क्या कर सकते हैं, खेतों में, क्यारियों में डाल सकते हैं। और उसके बाद जो हम आजकल हर घर में क्या है, वाटर प्योरीफाई है, हम एक उस पानी छानते हैं, एक उससे क्या होता है, अशुद्ध पानी आता है, उस अशुद्ध पानी को फेंकना नहीं चाहिए, उसको हम क्या है, क्यारियों में, गमलों में इत्यादि में डाल सकते हैं। या जो ये दूषित जल है, इसको हम अग्निशमन के कार्यों के लिए क्या प्रयुक्त कर सकते हैं। वो जल का हो गया, एक जल का दोबारा फिर से यूज़ करना जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग कहलाता है। ये आपका बच्चों इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान से सुनना। बच्चों हमारे जल संभर प्रबंधन, अब इसमें हमारे जो धरातली जल संसाधन है और जो भौम जल संसाधन है, उसके दक्ष प्रबंधन, मतलब उसके अच्छी तरीके से उसका क्या मैनेज कैसे किया जाए, उसको उससे रिलेटेड है। क्या करना है, प्रमुख रूप से बहते जल को रोकना है। बहते जल को रोकने से क्या होगा, तालाब तलैया जो बनेंगी, वो क्या होगा, भौम जल संसाधन, जो भूमि के अंदर जो जल है उसको अधिक क्या करते हैं, भूमि और अधिक सोख ले, भूमि के अंदर और अधिक मात्रा में जल चला जाए, उसके लिए जल संभर प्रबंधन अपनाया गया है। अब इसमें प्रमुख रूप से बहुत सी राज्य सरकारों ने कुछ कार्यक्रम चलाए हैं, उनमें जो प्रमुख हैं अली और नीरू और मीरू। बच्चों नीरू मीरू एक नंबर में भी आता है, ध्यान रखना। नीरू मीरू का अर्थ है जल और आप। अब हरियाली क्या है, इसके अंतर्गत लोगों को पीने योग्य जल, सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन के लिए, वन रोपण इत्यादि के लिए जल उपलब्ध कराना है। दूसरा नीरू और मीरू, जल और आप। यह कार्यक्रम जो आंध्र प्रदेश व राजस्थान राज्यों में चलाया गया है। खुदाई करके तालाब बनाए गए हैं और जो बहता है जल उनको बांधों के द्वारा बांध बना के छोटे मोटे जो बांध है उनको बना के रोका गया है। उसके बाद है हमारा वर्षा जल संग्रहण। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि जो वर्षा का जल है उसे क्या था, बरसात के टाइम पे काफ़ी मात्रा में हमें जल मिलता है वर्षा के बूंदों के रूप में। उस जल को हमने क्या करना है, संग्रहित करना है, उसे बहने नहीं देना है। अब बच्चों इसमें जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति, जो 2002 में लागू की गई थी। अब इसके कुछ जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें क्या कहा गया था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल जो है घटक के रूप में शामिल करना चाहिए। दूसरा है वो सभी प्राणियों और मानव जातियों को उपलब्ध कराना है। भौम जल है उसके शोषण को सीमित करना, मतलब क्या है, खाली भी क्या है जो पंप टुल्लू पंप अक्सर चलते रहते हैं और पानी वेस्ट होते रहते हैं, तो उसका सीमित उपयोग करना है। और
सतह मतलब धरातली जल और जो भौम जल है दोनों की नियमित जांच करना है। सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधारना है। यह आप लोगों की भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं थी। तो बच्चों आज का आपका ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।